पहला लिखिएगा सर, बॉन्ड लेंथ। पहला पार्ट पढ़ना है अपने को, बॉन्ड लेंथ। चलें सर, देखिएगा। अब यहां से कुछ बातें याद भी रखनी है आपको। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, तो क्या यह बात समझ में आती है? क्योंकि बेटा बॉन्ड लेंथ का मतलब यह है कि जो भी मॉलिक्यूल है हमारे पास, उसमें एटम्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। तो इसका मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो जितना बड़ा एटम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्या दूसरी बात अगर लिखें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, एटम उतना क्लोज होंगे, एक दूसरे के पास पास होंगे, तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। क्लियर है मामला? बनाते चलिए। तीसरा है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब पहले बना लो। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम, यानी अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, और पार्शियल बॉन्ड है अगर डबल तो बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम होगा लेकिन 1 से ज्यादा होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और चौथा पार्ट है सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन से निकालेंगे। याद रखिएगा, अगर हाइब्रिडाइजेशन, और मैं यहां लिख रहा हूं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो s का परसेंटेज 50% होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो s का परसेंटेज 33.3% मानेंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो s का परसेंटेज 25% होगा। कैसे आया है इसकी बात करेंगे, अभी के लिए पहले परसेंटेज लिख लीजिए। जब भी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखना होगा, आप हर बार क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। चलें बेटा, एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाला है sp किसी एटम का, और मैंने आपसे कहा कि परसेंटेज ऑफ s बताओ, तो sp का मतलब s कितनी बार दिया है? एक बार। टोटल चीजें कितनी हैं? दो, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल मिक्स होकर sp बनाए होंगे, तो नीचे लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल, और क्योंकि परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो s का परसेंटेज कितना आएगा?
50। ऐसे ही जब sp2 के लिए बनाओगे तो क्या ऊपर अभी भी 1 लिखोगे, बट नीचे क्या लिखोगे 3। sp3 में ऊपर 1 नीचे 4, तो अपने आप ही परसेंटेज निकलता हुआ आ जाएगा। तो आपका जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ इन 4 फैक्टर्स पर सीधे सीधे निर्भर कर रहा है। पहला, एटम का साइज जितना बड़ा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा फैक्टर, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। तीसरा फैक्टर, एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। चौथा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। क्लियर है बात? ये 4 फैक्टर्स पे तो डायरेक्ट काम करते हैं। ये 4 फैक्टर है आपके जिनको मैंने एक साथ लिखवाया है। ठीक बात। 5वां फैक्टर है सर रेजोनेंस। नंबर से समझ में आ रहा होगा, ये 5वें फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, रेजोनेंस। क्लियर है बात? कभी भी अगर आपको इस तरीके का कॉन्जुगेशन नजर आए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो क्या ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं डबल बॉन्ड कॉमा सिंगल बॉन्ड कॉमा डबल बॉन्ड, और ये अल्टरनेट है, यानी इसका अपने पास क्या है, कॉन्जुगेशन है सर। बात समझिएगा। तो कहा जाता है कि ये दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अब यहां पर ये जो एरो है ये किस तरफ जाएगा? अगर दोनों एटम सेम है टर्मिनल के तो किधर भी भेज दो, अगर एटम अलग अलग है तो ये मैं मान के चलता हूं कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी रेजोनेंस की डायरेक्शन भी उसी की तरफ होगी, यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट थ्रू पाई बॉन्ड क्या कहलाता है, रेजोनेंस। अभी के लिए इतना ही याद रखना। जब भी कहीं रेजोनेंस होगा तो यहां पर हमें ये मॉलिक्यूल, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो अगर कहीं रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा है तो मैं कहूंगा कि अब यहां पर जितने भी एटम हैं जिनके बीच में रेजोनेंस हो रहा था, अब वहां पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना लीजिए सर। यानी रेजोनेंस आने से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। साइज बेटा बड़ा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ना। कहां पे? नहीं, हमने तो तुमसे ऐसे पूछा है कि इससे थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं। हमने कहा साइज ऑफ एटम ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, क्योंकि ये तो नीचे वाला फैक्टर तो बता रहे हैं। अगर कंपेयर करोगे तो नीचे वाली चीज ज्यादा होगी तो कम हो जाएगा, ऊपर वाली चीज ज्यादा होगी तो ज्यादा हो जाएगा। अब एक बात तय है, अगर रेजोनेंस होगा तो एटम्स के बीच में कैसा कैरेक्टर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या हम लोगों को यह मालूम है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, मैंने आपको बताया है सबसे ज्यादा सिंगल बॉन्ड में, उसके बाद क्या पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है, उसके बाद प्योर डबल बॉन्ड, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ कहां पाई जाती है, प्योर
ट्रिपल बॉन्ड में। क्लियर है मामला? क्योंकि ये तो पढ़ा है ना, सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा, फिर डबल और फिर ट्रिपल। इसके बीच में केवल क्या फंसा दिया है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ प्योर डबल बॉन्ड से क्या होगी? ज्यादा। लेकिन प्योर सिंगल बॉन्ड से क्या होगी? कम। क्लियर है मामला? अब सर इसके बिहाफ पर एक लाइन लिख सकते हैं, यहां तक उतार लीजिए। 5 फैक्टर्स पर आपकी बॉन्ड लेंथ डिपेंड कर रही है। पहला, एटम का साइज जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तीसरा, बॉन्ड ऑर्डर, एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाएंगे उन्हें बॉन्ड ऑर्डर बोला जाएगा। तो दो एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। यानी नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड्स अगर बढ़ते हैं, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और चौथा, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, जो कि हाइब्रिडाइजेशन से निकलेगा, वो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम। और पांचवा फैक्टर अलग से पढ़ रहे हैं कि अगर कभी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टाइप का मामला आया तो क्या वहां रेजोनेंस होगा? और अगर रेजोनेंस होगा तो सीधा सा फंडा है सर कि रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगता है एटम्स के बीच में, जिनके बीच रेजोनेंस हो रहा है। अच्छा, जिनमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर प्योर डबल बॉन्ड, और फिर प्योर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है मामला? अब मुझे बताओ कि अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में घट रही होगी। अरे बोलो ना यार। और डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये कंपेयर करोगे तो तुमको बॉन्ड लेंथ क्या घटती हुई नजर आएगी? बोलो बेटा। यानी बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। और अगर दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड है और रेजोनेंस हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो क्या तुमको बॉन्ड लेंथ बढ़ती हुई नजर आएगी? क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सर? बोलिए, बनाइए इसको, फिर लिखवाएं। लेकिन ये तभी आएगा जब रेजोनेंस होगा, है ना? वरना पार्शियल डबल बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, क्योंकि रेजोनेंस का उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो कॉन्जुगेशन आया है इसलिए रेजोनेंस हो रहा है। अगर बेटा कॉन्जुगेशन ना होता, ये डबल बॉन्ड और आगे होता, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस नहीं होता, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो नहीं बदली ना। लिखा है सर? लिखिएगा। ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस bond length decreases from single bond। इधर देखो, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस हुआ ना यहां पे, रेजोनेंस की वजह से अगर सिंगल बॉन्ड था तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस फ्रॉम सिंगल बॉन्ड एंड इंक्रीजेस फ्रॉम double bond and increases from double bond। क्लियर है मामला? अब इन फैक्टर्स को लेते हुए बॉन्ड लेंथ को चेक कर लेते हैं। ठीक है, आइए सर, हटाया जाए। पहला सवाल लिखिएगा,
बल्कि एक ही साथ लिख लो, इसी में करते जाएंगे। हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। पहला क्वेश्चन है HF, HCl, HBr और HI। क्या यहां हाइड्रोजन एटम कांस्टेंट है? बट फ्लोरीन एटम जो है ये अलोंग द ग्रुप के एलिमेंट दिए हैं FCl, Br और I। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लेफ्ट से राइट जाने पर बेटा साइज ऑफ हेलोजन एटम, अब तो पूरी बात बोल देंगे, साइज ऑफ हेलोजन एटम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो साइज अगर बढ़ रहा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। इसका मतलब हमारा आंसर ये होगा HF, HCl, HBr एंड HI। HF, HCl, HBr और HI। मामला पकड़ में आ रहा है? दूसरा है बेटा, अगर मैंने कहा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर N ट्रिपल बॉन्ड N है, कहीं पर N डबल बॉन्ड N है और कहीं N सिंगल बॉन्ड N है, आपको दिखाने के लिए हम यहां एक एक H लगा दे रहे हैं। तो यहां 2 H लगाने पड़ेंगे, बोलो भैया। और हम आपसे पूछ रहे हैं कि हमको N बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर चाहिए। सर बॉन्ड लेंथ दिखाने के लिए सिंगल बॉन्ड बनाया गया है, इसका यह मतलब नहीं है कि N और N के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है, तीनों मौजूद है। आप मुझे वो कारण बताइए जिसके आधार पे आप ये काम कर रहे हैं। क्या आप ये बोलेंगे कि एटम्स के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड घट रहे हैं? यानी कि अगर मैं कहूं तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। यहां बेटा N और N के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि लेफ्ट से राइट जाने पर बॉन्ड ऑर्डर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और हम सबको पता है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। यानी अगर बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ को बढ़ना पड़ेगा। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर बॉन्ड ऑर्डर के घटने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर ले जाओ। तीसरा N2, O2 और F2, इसमें हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर चाहिए सर। पहला काम क्या करो, N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है क्योंकि वो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। O और O के बीच में, F और F के बीच में, बस तुम्हारा काम हो गया। क्या तुम ये बता सकते हो यहां ट्रिपल बॉन्ड है यानी बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। यहां बेटा बॉन्ड ऑर्डर 2 है। क्या यहां बॉन्ड ऑर्डर 1 है? यानी लेफ्ट से राइट जाने पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। क्लियर है मामला? बहुत सीधा सा आंसर है, तो यहां आप अपना आंसर लगा सकते हैं। मामला पकड़ में आ रहा है सर? चौथा सवाल, अच्छा एक बात और है, अब आपको ये दिमाग लगाना है कि आप बॉन्ड लेंथ को साइज फैक्टर से निकालोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के फैक्टर से निकालोगे,
कि बॉन्ड ऑर्डर से निकालोगे कि कल को परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर से निकालोगे। क्लियर है मामला? ये दिमाग आपको लगाना है, इसलिए मैं साइड में वो रीजन भी लिख रहा हूं जिसकी वजह से मैं अपना आंसर दे रहा हूं। अगला है सर, अगर मान लीजिए आपके पास आए ओ ओ और एस, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा और किसकी कम, और कारण साहब क्या एस और एस के बीच की बॉन्ड लेंथ ओ और ओ से ज्यादा होगी? क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर में किसका साइज बड़ा होता है? सल्फर का। तो हम अपनी बात यहां लिख सकते हैं कि देखिए सर, साइज इंक्रीज कर रहा है, इस वजह से बॉन्ड लेंथ भी क्या कर रही होगी? इंक्रीज कर रही है। पांचवा, क्या यही चीज अगर हम नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में देखें? और छठा सवाल, कार्बन कार्बन और सिलिकॉन के बीच में देखें, तो क्या समझ में आ रहा है कि सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं? नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ जाते समय साइज बढ़ेगा, कार्बन से सिलिकॉन की तरफ जाते समय साइज बढ़ेगा, यानी साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करेगी, यानी सेम रीजन कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है मामला? तो मेरे हिसाब से इन 6 सवालों में कहीं कोई समस्या नहीं होगी, आप हटाया जाए। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं तो साइज का फैक्टर और आपका बॉन्ड ऑर्डर का फैक्टर, ये सारी बातें देखते समय ध्यान रख रहे हैं कि कौन सी चीज से हमारा काम बन जाएगा। नंबर ऑफ बॉन्ड अगर सेम हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर से नहीं निकाल सकते, दोनों में सिंगल बॉन्ड है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से भी नहीं निकाल सकते, दोनों में जीरो है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जीरो, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच में भी जीरो। तो अब हमारे पास केवल क्या बचेगा? साइज फैक्टर। क्लियर है मामला? 7वां क्वेश्चन लिखिएगा। मान लीजिए कार्बन है और नाइट्रोजन है, कार्बन है ऑक्सीजन है, और कार्बन है और फ्लोरीन है, और आपसे कहा गया कि आप हमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बना दीजिए। तो जो चीज कॉमन है उसको तो भूल जाओ। क्या कार्बन सब में कॉमन है? बिल्कुल। अब ये बताइए, क्या इधर देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और एफ सेम पीरियड के एलिमेंट है? एन ओ और एफ सेम पीरियड के एलिमेंट है या नहीं है? और मैंने आपको पीरियोडिक में खूब बढ़िया से पढ़ाया है, जब भी सेम पीरियड का मामला आएगा कौन सा फैक्टर है जो काम करता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जब भी ग्रुप का कंपैरिजन आएगा तो अलोंग द ग्रुप कौन सा फैक्टर है जो काम करता है? साइज फैक्टर। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखनी तो क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस। क्या बोलोगे? लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ रहा होगा, क्योंकि एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ क्या करती है? डिक्रीज करती है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपने पढ़ा है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। बना लीजिए इसको प्रॉपर, जिससे कि आपका थ्योरी भी है कंसेप्ट भी है। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सी और एन के बीच में होगा, फिर सी और ओ के बीच में, और उसके बाद सी और एफ के बीच में।
बनाओ भैया। कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन फ्लोरीन। आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। दिमाग लगा के काम करना, नहीं मामला जाएगा गड़बड़ा। अब एक बात सुनना, जैसे हमको तो चलो मालूम है आंसर, तुम ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी पहली बार पढ़ा है वो सवाल को कैसे करेगा? पहली बात मुझे बताओ, क्या ये सवाल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हो पाएगा? नहीं, सेम एटम के बीच में डिफरेंस जीरो होता है, सब में जीरो, खत्म मामला। क्या ये सवाल बॉन्ड ऑर्डर से हो पाएगा? नहीं, सब में सिंगल बॉन्ड है, सबका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। क्या ये सवाल साइज फैक्टर से हो पाएगा? हाँ, क्योंकि पीरियड में भी क्या लेफ्ट से राइट जाने पर साइज जो है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। बोलो भैया। तो इसका मतलब, सॉरी उल्टा लिख दिया है, बोला सही है, साइज डिक्रीज करता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मुझे बताइए, साइज फैक्टर काम कर गया या नहीं कर गया? तो इसका मतलब अपना सवाल आप किससे करेंगे? साइज से। तो क्या लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घट रहा होगा? बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर नहीं करता, बॉन्ड लेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो याद रखना है, पढ़ाया भी था, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करती है। एक्चुअली में क्या होता है, पीरियड में जो एटम्स होते हैं उनके साइज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता, तो इसलिए हम जब भी पीरियड की बात करते हैं और एटम अलग अलग होता है तो हम पहले किसको प्रेफरेंस देते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। लेकिन अब मजबूरी है कि हमको कौन सा फैक्टर लेना पड़ेगा? साइज फैक्टर। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए आपके पास दिया है H2O2, O3 और O2। हमें इसमें OO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताना है। H2O2 का स्ट्रक्चर बताया है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आपको ये पता है तो इतना तो मालूम ही है कि इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। बोलो बेटा, पहले जो मालूम है वो काम कर लो। इधर आओ, क्या O2 में O डबल बॉन्ड O पाया जाता है, यानी प्योर डबल बॉन्ड? अब अगर मैं तुमसे O3 की बात करूंगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, O3 का जो मॉलिक्यूल होता है वो असलियत में O डबल बॉन्ड O और इस O के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट। तो एक तरीका तो ये है स्ट्रक्चर बनाने का, कोऑर्डिनेट से ज्यादा पता नहीं चल पाता, एक्चुअली में ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहता है। तो यहां पर बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल कौन सा कैरेक्टर पाया जाता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। अभी रेजोनेंस में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना याद रखना है आपको। अब बताओ आंसर। प्योर सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड और फिर इसके बाद प्योर डबल। क्लियर है मामला? तो याद रखना है O3 में रेजोनेंस होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पाया जाता है। अब एक सवाल ऐसा कर लेते हैं जिसमें थोड़ा फंसे। ये तो हमने आपको लगभग सारे समझा दिए हैं, जो चीजें पढ़ाई हैं उनके एप्लीकेशन बता दिए।
एक एप्लीकेशन अभी भी बाकी है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। हाइब्रिडाइजेशन का कहीं नामो निशान आया नहीं है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें हाइब्रिडाइजेशन कब देखना होता है या परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कब देखना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 हटाया जाए इसको। क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा सर, पहले सवाल लिख लीजिए। हमारे पास एक कंपाउंड है ए और वो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा कंपाउंड है बी। बी में अगर बात करें तो वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा कंपाउंड है सी, CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तीनों कंपाउंड बना लीजिए, ए बी और सी है। सवाल में आपसे पूछा गया C2 C3 बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। क्या पूछा गया है? C2 C3 बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, यानी तीनों मॉलिक्यूल में हमें दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर को कंपेयर करना है, क्योंकि यहां तो कई सारी बॉन्ड लेंथ है। तो आपको उसने स्पेसिफाई करके बोला है कि आप सेकेंड और थर्ड कार्बन को पकड़िए, रुके रहिए। पहला दूसरा तीसरा कार्बन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? IUPAC नंबरिंग। नंबर डालिए जरा देखें क्या होता है आपके हिसाब से। IUPAC नंबरिंग करिए तीनों में। क्या पहले वाले में ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, डबल बॉन्ड यहां से पास में पड़े तो दोनों तरफ से ही मामला कुछ ऐसा ही है। इधर से करोगे तो भी 2 पे डबल बॉन्ड आएगा। पी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, सारे बॉन्ड सिंगल हैं, कहीं से भी नंबरिंग की जा सकती। सी पार्ट में दोनों तरफ डबल बॉन्ड पहले नंबर पे पड़ रहा है, तो चाहे आप जहां से नंबरिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है मामला? तो पहले तो नंबर डाल लें। अब हमको क्या, इस 2 और 3 कार्बन के बीच में बात हो रही है। एक बात हमको सिर्फ इतना बताइए, इन तीनों में कहां पर रेजोनेंस हो रहा है? सी पार्ट में। पीछे पढ़ के आए हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या ये रेजोनेंस होता है साहब? यानी ये कॉन्जुगेशन वहां भी मिल रहा है। तो इसका मतलब वो जो हमें दिख रहा है वो असलियत में वो है नहीं। ये असलियत में क्या, यहां पर आप बोलेंगे क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। एरो ऊपर बनाओ या नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जगह कम थी इसलिए नीचे बना दिया है। क्लियर है मामला? अगर रेजोनेंस हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल हमको असलियत में नजर कुछ ऐसे आना चाहिए। सारे एटम्स के बीच में रेजोनेंस है, यानी यहां पर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4। चलिए भैया कंपैरिजन शुरू करिए। C2 C3 के बीच में प्योर डबल बॉन्ड, C2 C3 के बीच में प्योर सिंगल बॉन्ड, C2 C3 के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर प्योर सिंगल बॉन्ड वाले में सबसे ज्यादा, यानी कि बी। उसके बाद बोलो बेटा सी, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड, और उसके बाद ए। और ये आपने इसलिए लिया है क्योंकि बी में आपको मिल रहा था प्योर सिंगल बॉन्ड, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड, और यहां आपको मिल रहा है प्योर डबल बॉन्ड। क्या सवाल समझ में आया आपको? प्रॉपर उतार लीजिए, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं रेजोनेंस होगा तो आपको मॉलिक्यूल इस तरीके से बना लेना है।
क्लियर है? खत्म नहीं हुआ, अभी एक और है, इसी में बदल देंगे और वो आप ही को करके दिखाना है। चला जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझको यहां पर दूसरा सवाल C1 और C2 के बीच में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दीजिए, करो भैया। C1 और C2 के बीच में नंबर जो पढ़ा है आईयूपीएससी नंबर वो वही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। एक बात हमको ये बताओ, क्या तुम ये कहोगे कि ए और बी दोनों में सिंगल बॉन्ड है और सी में डबल बॉन्ड है, तो एक बात तो कंफर्म है कि सी की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। बोलो भैया। अब 1 और 2 यानी कि ए और बी सेम है क्या? जवाब है नहीं। उसका रीजन, अब आपके पास एक डिफरेंस है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। सिंगल बॉन्डेड एटम है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहां इस कार्बन का sp2 क्योंकि डबली बॉन्डेड है। यहां बेटा दोनों के बीच में कैसा है? sp3। एक बात ये बताइए सर, क्या s का परसेंटेज यहां पर बढ़ रहा है? नहीं समझे? अरे s का परसेंटेज जो है वो क्या जाने ही वाला है? 3 से 2 बढ़ रहा है। sp3 में s का परसेंटेज है 25%, sp2 में है 33.3%। तो s का परसेंटेज अगर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है। तो कौन सी वाली बॉन्ड लेंथ कम होगी? ऊपर वाली। और कौन सी होगी जो ज्यादा होगी? नीचे वाली। तो इसका मतलब आंसर होगा बी ए टी। क्या होगा सर? बी ए सी। क्या बात समझ में आ रही है बेटा आपको? याद रखना, अब जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो आप किसके हिसाब से देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। अच्छा एक बात और है, क्या मन में कंफ्यूजन रहा होगा कि सिंगल बॉन्ड जो बना है उसमें एक कार्बन डबली बॉन्डेड है जबकि दूसरे वाले में दोनों सब तरफ सिंगल है मामला। तो वो कंफ्यूजन कहां से निकल कर आएगा? जब भी सेम एटम हो और नंबर ऑफ बॉन्ड्स अलग अलग हो, यानी कि पाई बॉन्ड ज्यादा कम हो, तो तुरंत वहां क्या निकाल लोगे? हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर बात? अब एक आपको बार बार समस्या क्या रहेगी कि सर ये रेजोनेंस कब होगा और कब नहीं होगा। तो बिल्कुल मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आपने ये रट लिया तो वो समस्या नहीं होगी। अभी के लिए बोल रहा हूं कि रट ही लो, क्योंकि समझने के बाद भी रटा ही जाएगा इसको। क्लियर है मामला? रेजोनेंस कब होगा? कब होगा? इधर देखो, एक एटम है ए, सिंगल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड सी। क्लियर है मामला? अगर इस ए एटम के पास कौन सा चार्ज आ जाए? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना है, क्या कॉन्जुगेशन बना? पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। अगर यहां आ जाए निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। अगर यहां आ जाए लोन पेयर, क्या आ जाए? लोन पेयर, तो क्या पढ़े हो? लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्या है? कॉन्जुगेशन है। और अगर ए के पास, इधर देखो, इनके बीच में नहीं, ए की तरफ क्या आ जाए? डबल बॉन्ड, तो क्या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन पढ़ के आए हो?
रेजोनेंस है। ये चार अवस्थाओं में हमेशा रेजोनेंस परफॉर्म करता है। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर, एरो मत बनाइएगा, एरो अलग अलग बनता है, बट रेजोनेंस है या नहीं ये तो इसी से निकल आएगा। यानी जब भी मेरे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। बोलिए सर, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस है। क्लियर है मामला? अब ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं कि अगर आपके पास आया कि आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, CO2 CO3-2 और CO के बीच में, बताइए देखें क्या करते हैं। पहले मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बता दूं, मैंने बनवाए भी हैं आपको। CO2 में बेटा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, CO3-2। अब तो तुमको शेप भी मालूम है कि लीनियर होता है, अरे बोलो ना यार, तो स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बनाएंगे। यहां आते हैं CO3-2, डबल बॉन्ड O, O-, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। CO यानी C ट्रिपल बॉन्ड O होता है, इधर देखो C ट्रिपल बॉन्ड O होता है, O पर प्लस और C पर माइनस चार्ज होता है। क्लियर है मामला? तो चार्ज बनाओ या ना बनाओ एक ही बात है, कोई समस्या नहीं है। आइए सर, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बताओ। दो, कितने बॉन्ड है? दो बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बताओ। तीन है, क्योंकि यहां प्योर डबल बॉन्ड है और यहां प्योर ट्रिपल बॉन्ड है। अब क्या मैंने पीछे बताया है, निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस होता है। इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या परफॉर्म करेंगे? रेजोनेंस। यानी मैं बोलूंगा इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है सर। अब अगर रेजोनेंस हो रहा है तो हम सबको पता है कि जो बॉन्ड है वो सब पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल इस तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से नजर आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और सुनो, कौन सी चीज है जो घूम रही है? निगेटिव चार्ज। तो वो तीनों ऑक्सीजन पर थोड़ी थोड़ी देर में टहलती हुई नजर आएगी। ठीक है ना? अभी अगर मैं तुम इसमें है गैसियस में, क्लियर है मामला? और वो होना भी किस में चाहिए? गैसियस में। फिजिकल स्टेट क्या रहनी चाहिए? सेम। नीचे लिख लीजिए, फिजिकल स्टेट मस्ट बी इन गैसियस, फिजिकल स्टेट मस्ट बी इन गैसियस। ठीक है ना? अब अगर मैं तुमसे पूछूं, एक सवाल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग represents बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? आईआईटी में आया हुआ सवाल है सर, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। और ये थर्मोकेमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, उसका पोर्शन मैं इसी में पढ़ा दे रहा हूं, वहां भी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा मैंने पढ़ाया है यहां पे। क्लियर है मामला? पहला पहला ऑप्शन आपको दिया है कि आपके सामने H2O गैसियस था और ये टूटा है OH गैसियस प्लस H गैसियस। दूसरा है साहब, आपसे कहा गया कि H2O था और इसे तोड़ा हमने H प्लस
एक्वस और OH माइनस एक्वस में। तीसरा ऑप्शन है H2O है, H2O है, हमने इसे ब्रेक किया, H प्लस गैसियस और OH माइनस गैसियस। चौथा ऑप्शन है H2O है, हमने इसको रिप्रेजेंट किया, हमने इसे तोड़ा, 2H प्लस गैसियस, 2H प्लस गैसियस, O माइनस 2 गैसियस। सोच समझ के जवाब देना। कहां पे? यहां पे? हाँ सही लिखा है। ये भी अच्छा, एक बात सुन लो, जैसे तुम्हें कंफ्यूजन है ना, तो ये एक्वस लिखा है। अच्छा, वाटर खुद पानी होता है यार, तो उसके लिए क्या एक्वस लिखेंगे? अगर फिजिकल स्टेट चेंज कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा। तो इन जिनमें नहीं लिखा है वो बल्कि लो और बढ़िया हो गया। अब आओ, अब बताओ गुरु। देखो इधर, कितने बॉन्ड तोड़ने हैं? एक मोल। एक मोल का मतलब एक बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, यही तो मतलब हुआ। लेकिन किस में होना चाहिए? गैसियस में। किस में तोड़े? गैसियस में। आयन में कि एटम में? एटम में। तो क्या यहां पर ये बताओ, H2O गैसियस, जिसने भी बताया है ठीक बताया है। अगर ये गैसियस में है तो क्या आपने यहां पर बेटा इसी बॉन्ड को तो ब्रेक कर दिया होगा? बोलो। अगर आपने इसको ब्रेक किया तो क्या आया? OH गैसियस और H गैसियस, यानी यहां से जो एनर्जी लगी उसे हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बना लीजिए। वहां पर जो टर्म लिखा है 1 मोल, वो 1 मोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मामला? अच्छा एक बात है, ऐसे ही पूछ रहे हैं, इधर देखो, तोड़ने में एनर्जी लगती है कि देनी पड़ती है कि निकलती है, रिलीज होती है? देनी पड़ती है। तो क्या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा कैसा प्रोसेस होगा? एंडोथर्मिक। कैसा होगा बेटा? ऑलवेज इंक्रीजेस, यानी हमेशा वो क्या करेगा? इंक्रीज ही करेगा। आपको और बगल में लिखो, कोई और फैक्टर मत देखो, क्लियर कट लिखो, कोई और फैक्टर मत देखो। दूसरा कोई फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है, अभी जाना नहीं, अभी इसको लगा देना उधर। चलो भैया, N ट्रिपल बॉन्ड N, O डबल बॉन्ड O, F सिंगल बॉन्ड F। किसी ने कहा F ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बोले वो सब छोड़ो, 3 बॉन्ड तोड़ने हैं, 2 बॉन्ड तोड़ने हैं और 1 बॉन्ड तोड़ना है। बॉन्ड ऑर्डर यहां कितना है? 3। बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 1। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अपनी जगह है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब मेहनत ज्यादा लगेगी, इसका मतलब N2 फिर O2 फिर F2। क्लियर है मामला? तो मैं बोल सकता हूं यहां हम लोगों ने देखा है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। और यहां लिख लेना सबसे पहले देखो, यानी अगर ये चीज कभी आई तो सबसे नंबर 1 पर देखी जाएगी, इसके आगे कोई और फैक्टर कभी काम नहीं करेगा। तो यहां तक तो बहुत सरल लग रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दिक्कत आने वाली है।
अगला सवाल है सर, क्वेश्चन नंबर 4। चले आइए, क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है F2, Cl2, Br2 और I2 बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है ना? पहले सवाल उतार लो, पहले सवाल उतार लो, और फिर मैं आपको इस सवाल का डिस्क्रिप्शन एक बार सुन लो। इधर देखो, जितने सवाल मैं तुम्हें करा रहा हूं ये सारे सवाल आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपका केवल केमिकल बॉन्डिंग नहीं, इनऑर्गेनिक का काफी बड़ा पोर्शन आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि हर एक चीज जो पढ़ाई जा रही है उसको देख समझ के काम करना है और डेटा को याद रखना है। एक बात मुझे बताइए, आप ये कहेंगे यहां से यहां जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ती थी, क्या बढ़ती थी? बॉन्ड लेंथ। अगर मैं तुमसे कहूं कि F2 मॉलिक्यूल, तो मेरी नजर में ये F2 है, ये हमारा Cl2 है। Br2 की अगर बात करें तो ये Br2 है, और I2 में थोड़ा आगे बना दे रहा हूं, ये हमारा I2 है। बात समझिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये F और F के बीच में, Cl और Cl के बीच में, Br और Br के बीच में, और ये I और I के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो साफ दिख रहा है, जो आपने बनाया है वो सही है। अब सर, क्या ये बात तय है कि जो फ्लोरीन एटम है यानी जो हेलोजन्स हैं, इन सबके पास तीन तीन लोन पेयर हैं? कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर। तो मुझे ये बताइए जरा, जो लोन पेयर यहां रखे होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, बोलो भैया। और यही लोन पेयर जब आई में रखा होगा तो कुछ ऐसे रखा होगा। क्या लोन पेयर ज्यादा करीब रखे हुए हैं यहां पे? तो अगर बहुत करीब है तो यहां कहा जाएगा, अब क्या लगेगा? लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन। अब ये लोन पेयर रिपल्सन ना बोलकर इसे कहा जाता है कि अंदरूनी इलेक्ट्रॉनों के बीच का रिपल्सन है, यानी कि कहा गया इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या बोला गया? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। अब इस रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा या देर से टूटेगा? जल्दी। असलियत में तो तुमने ऐसे रखा था, यानी ये सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ था, यानी इसको तोड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती। अब क्या इस बॉन्ड को तोड़ना इस रिपल्सन की वजह से क्या इजी यानी आसान हो चुका है भैया? यानी अब ये आसानी से ब्रेक हो सकता है। अब तुम्हें क्या लगेगा कि सर ये तो चलो आसानी से टूट जाएगा, तो Cl2 की एनर्जी अपने आप ही ज्यादा बॉन्ड तोड़ने की, Br2 की उससे क्या होगी? बोलो, एक मिनट सुनो तो, नॉर्मली तुम अपना आंसर क्या देते हो वो बताओ। यहां से यहां जाने पर बॉन्ड लेंथ घट रही है, यानी बॉन्ड एनर्जी भी घटेगी। है कितना मारेंगे? यहां से यहां जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। तो बॉन्ड एनर्जी अगर घटेगी तो सबसे ज्यादा F2 की, फिर उसके बाद Cl2, फिर Br2, फिर I2। एक बात तो तय है, फ्लोरीन में क्या लगने लगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो ये तो पीछे हो गए, तो अब आगे कौन आया? Cl2, उसके बाद Br2। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि F2 की जो एनर्जी है वो कम तो हो गई है बॉन्ड तोड़ने की, लेकिन आयोडीन से क्या रहती है? ज्यादा। क्लियर है मामला? तो ये नहीं कि सबसे पीछे फेंक दोगे, याद रखना है आपको। और यहां लिख लीजिएगा कि फ्लोरीन में यहां पर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन
इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, बहुत बार पूछा जाता है। याद आ गया वहां पर तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन यही रहता है कि फ्लोरीन का क्लोरीन से तो कम हो गया है, लेकिन और किससे किससे कम हुआ है? तो ब्रोमीन से भी क्या है? कम ही। बहुत लोग ये भी कह सकते थे, मैंने डायग्राम क्यों बनवाया है पता है? आपके मन में होगा कि अगर रिपल्सन होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है एटम आके जुड़ चुके हैं, उनके बीच की बॉन्ड लेंथ फिक्स हो गई है। क्लियर है मामला? अब हम बॉन्ड तोड़ने की बात जब करेंगे तब रिपल्सन को देखेंगे, यानी कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बॉन्ड लेंथ निकालते समय देखा नहीं जाता है। क्लियर है मामला? अच्छा, साइज जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बीआर जो है ऐसे समझो, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, जब साइज बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ने के बाद फिर रिपल्सन किसी काम का नहीं रह जाता। एक बात तो तय है, किनके बीच में हमेशा देखने को मिलेगा? सेकेंड पीरियड में थर्ड पीरियड से हमेशा क्या होगा? ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये बिल्कुल रट लीजिए, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बॉन्ड एनर्जी थर्ड पीरियड की हमेशा ज्यादा होगी किससे? सेकंड वाले से, जबकि सेकंड वाले की ज्यादा होनी चाहिए थी। क्लियर है? यानी कल को कोई पूछे F2 और Cl2 में किसकी ज्यादा? Cl2 की ज्यादा, जबकि बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा? Cl2 की ज्यादा। तो मैंने आपसे बोला भी था कि बॉन्ड लेंथ से हर बार देखा जाए ये जरूरी नहीं है। और लगभग आप किसी भी साल का पेपर अगर उठाएंगे तो ये, क्योंकि अब तो जेई मेंस में काफी मतलब 8-8 सेट का पेपर होता है, 8 जनवरी में और 8 अप्रैल में, 8 शिफ्ट में पेपर हो रहा है। तो ये सवाल हर बार आया है, नहीं समझे? तुम्हें 8 बार नहीं देना है, तुम्हें किसी एक ही शिफ्ट में बैठ के देना है। और जब जेई मेंस का पेपर होगा तो हम लोग जेई मेंस का जो करंट पेपर होगा 24 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो 24 जनवरी के बाद से 25 जनवरी में हम आपको पेपर का पीडीएफ निकाल के दे देंगे एक पन्ने में, क्योंकि आपने 11वीं का कोर्स पढ़ रखा है। तो लगभग 15 सवाल आएंगे। बोलिए सर, जो भी उस सेट के सवाल आए होंगे आपको पूरे उस एक हफ्ते में केवल वही सेट लगाना है जिसमें 11वीं वाला पोर्शन होगा। बोलो यार, जिससे ये अंदाजा लगेगा आपको कि आपने जो पढ़ा है उससे सवाल लगता है। तो उस समय रिवीजन भी हो जाएगा आपका 11वीं का, और आप बढ़िया से सवालों की प्रैक्टिस भी बढ़िया से कर लेंगे। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है बताओ? क्या ये सवाल हमें ये बता रहा है कि बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में रिपल्सन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट के साइज, एलिमेंट का साइज छोटा होने की वजह से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स यानी लोन पेयर के रूप में है उनके बीच में रिपल्सन काफी ज्यादा लगेगा। तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से बॉन्ड तोड़ने में मुश्किल होनी चाहिए, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। इसलिए जब भी हमारे पास सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट आएंगे और उनके पास क्या होना चाहिए, आपने क्या लिखा है? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और ब्रैकेट में चाहे तो लिख लो लोन पेयर। अगर लोन पेयर है ब्रैकेट में लिखो, बल्कि क्या लिखो? ब्रैकेट में। बढ़िया सवाल बनेगा भी इस पे। ये बताओ इधर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन कहां काम करेगा? है ना? फिर वही कहानी, फिर तुम आ गए अपने रटने पे। सेकेंड पीरियड एलिमेंट का साइज थर्ड पीरियड से ज्यादा होता है या कम होता है? कम। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी,
ये तो तय बात है, बॉन्ड एनर्जी उसकी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर लोन पेयर है, अगर क्या है, लोन पेयर, तो कौन सा रिपल्सन काम करेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तब हम क्या कहेंगे, थर्ड पीरियड की सेकेंड पीरियड एलिमेंट से क्या होगा, ज्यादा हो। क्लियर है मामला। इस बिहाफ पर अगर मैं आपसे पूछूं, हटाऊं इसको, उतार चुके हो ना, छापो छापो, लिख चुके, चलो बताओ जरा। अगर मैं कहूं एन एन और पी के बीच में, ओ ओ और एस के बीच में, और यहां तो हम लोगों ने अभी पढ़ ही लिया है, एफ एफ और सीएल के बीच में, और कार्बन और सिलिकॉन के बीच में। चलो आओ, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता दो, बस दोनों को ही कंपेयर करना, इतने में पकड़ लेंगे हम कि तुम क्या समझ पाए क्या नहीं। इधर देखो, ये कौन से पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड। ये कौन से पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड। बात सुनोगे आ जाएगी। ये बताओ, तुमने ये पढ़ा है कि वैसे तो सेकेंड पीरियड का थर्ड पीरियड से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन किस वजह से थर्ड का सेकेंड से ज्यादा हो जाता है बॉन्ड एनर्जी, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मतलब लोन पेयर। लोन पेयर होना भी तो चाहिए, लोन पेयर होना भी तो चाहिए, तभी तो रिपल्सन होगा। आओ जरा देखो, ये बताओ, क्या यहां नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, फॉस्फोरस के पास भी, बना लो। यहां दो दो, भाई 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस इनके पास, कितना लोन पेयर है, दो दो। यहां भैया 3 3, हेलोजन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस। होगा, यहां सन्नाटा। कार्बन के पास, इधर देखो, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि कार्बन ने बाकी बॉन्ड क्या बनाए हैं, सिंगल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जब वो पूछ रहा है तो मतलब सिंगल ही होगा। अब ये बताओ, कार्बन और सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही 4 होते हैं, लोन पेयर का कोई चक्कर नहीं है। तो आप कहोगे देखो भैया, ये जो पढ़ के आए हो ना, इन तीनों में क्या लगेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और इसकी वजह से आप कहोगे कि थर्ड पीरियड एलिमेंट की बॉन्ड एनर्जी सेकेंड वाले से क्या हो जाएगी, ज्यादा। बोलो भाई, तो हम अपना आंसर यहां पर इन तीनों केसेस में तो यही लगाएंगे, लेकिन यहां हम ऐसा कुछ भी लगाने वाले नहीं है, क्योंकि यहां कोई लोन पेयर नहीं है। यहां केवल किससे देखेंगे, क्या लेफ्ट से राइट जाने पर, यानी कि ग्रुप मेंबर्स हैं, ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ रहा है, साइज, और अगर साइज बढ़ता है तो बॉन्ड एनर्जी घट जाती है, यानी सीसी बॉन्ड का एसआई से ज्यादा होगा। क्लियर है मामला। पेपर में क्या पूछेगा मालूम है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर इज नॉट करेक्टली मैच्ड या नॉट करेक्टली गिवन, चारों में एरो उस तरफ बना देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो जैसे ही पहले 3 आदमी देखता है, उसे लगता है कि नहीं सही लिखा है, वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की बात कर रहा है, लेकिन वो रिपल्सन तभी काम करेगा जब आपके एलिमेंट्स के पास क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब लोन पेयर। जब ये कर लेना, फिर ये एक सवाल हमारे लिए कर देना, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन,
और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है। याद रखना, हम जब लोन पेयर की बात करते हैं तो हम वही इलेक्ट्रॉन के पेयर को लोन पेयर मानते हैं जो ऑक्टेट पूरा होने के बाद बच जाता है। क्लियर है मामला? तो यहां टोटल बॉन्ड बना के देगा ऐसा जरूरी नहीं है। बना लो। क्या कर रहे हो? क्या निकाल रहे हो? अंदर बाहर कर रहे हो? दोनों, तुम ही दोनों पूछ रहे वो मालूम है। हम भगा देंगे गुरु। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आए हो तो पढ़ो कायदे से। ऊपर वाले ने दिमाग दिया है लेकिन नहीं, क्योंकि जान रहे हो पढ़ लोगे सेलेक्ट हो जाओगे। काम की चीज चल रही है यार। अब 11वीं में आ गए हो, बिल्कुल दिसंबर चल रहा है। अब तो तुम्हें पढ़ना है, बढ़िया से दिमाग लगा के पढ़ना है। जितने लोगों को नहीं आना होता है वो लोग घर पे लेटे हैं अपने आराम से। एडमिशन ले लिए, वो लोग कहाँ आ रहे हैं? अब तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे अब नहीं आते हैं। बहुत सारे इसमें से जो अभी नहीं आएंगे 15 दिन बाद, 1 महीने बाद। फैशन के लिए भी तो तैयारी करता है आदमी। और मैं गारंटी से बता दे रहा हूं, मैक्सिमम लोग क्या दिमाग लगा देते हैं, बोर्ड आ गया है। क्यों, तुमको नहीं मालूम था 10वीं के बाद 12वीं बोर्ड होता है? पहले नहीं मालूम था? सर स्कूल वाले मना कर रहे हैं। स्कूल वालों ने तो ठेका लिया तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने का। वो कहेंगे आईआईटी, नीट, दुनिया के जितने कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं वो बेवकूफ है सब। 12वीं के साथ उन्होंने पेपर रखा, उनको नहीं मालूम बोर्ड होता है। वो ये देखना चाहते हैं कि बोर्ड के लिए अगर पढ़ रहे हो तो हल्का सा ऊपर आ रहा है उसके लिए। स्कूल में क्या पूछ लेगा? हाइब्रिडाइजेशन, sp sp3 sp2। हम लोगों ने तो यह भी पढ़ रखा है कि dsp2 में कौन सा d ऑर्बिटल यूज होता है। तो यार अगर तुम्हें आता है तो स्कूल वाला क्या तुमसे कुछ अलग ही पूछ लेगा क्या? अब और लोग गंवार टाइप आदमी क्या पूछता है, सर वो स्कूल का और यहां का मतलब कैसे, क्या अलग अलग, कौन सी केमिस्ट्री बदल दें हम? कार्बन हमने बदला है आज तक कि फ्लोरीन बदल दिया है आज के बाद? कि फ्लोरीन हम ऐसे नहीं लिखते, आईआईटी में दूसरी तरीके से लिखा जाता है। यार चीज वही है भाई। बात केवल इतनी है कि जिसे नहीं आता है उसके लिए एक बहाना है। जिसको मैं बता दो रहा हूं, जिसे स्कूल का, उसे स्कूल का भी नहीं आता है सर। 12वीं में अभी हमारे पास 12वीं के बाद ड्रॉपर बैच में आते हैं बच्चे, परसेंटाइल पूछो 92, 94, 96 वो आ रहे थे सुबह वाले में। पूछ लो 96, 98%। अब पूछो कुछ आता है? क्योंकि याद किया, झोंके में लिख दिया वहां, बढ़िया राइटिंग राइटिंग बना के, परसेंटेज आ गया, अब खाओ उसको बैठ के। वही मार्कशीट में अब उसको दिखाओ सबको जाके कि देखो मार्कशीट आई है हमारी, बहुत बढ़िया नंबर है। वो जमाने गुजर गए भाई। जब किसी के 75% आ जाते तो आदमी क्या कहता था, इनकी डिक्टेंशन आई है। बोलो, पुराना आदमी आज भी अपनी बात को बोलता है कि हमारा 65 नंबर आया था, हमारा 60% आया था। उससे बात कर लो कि अरे 60 क्या होता, तो लड़ जाए तुमसे कि पूरा गांव फेल हो गया था, केवल एक हम पास थे। बोलो। लेकिन आज की नजर में आपसे आदमी क्या पूछता है, आपका बच्चा क्या कर रहा है? अच्छा बोर्ड एग्जाम दे रहा है, 12th में, तो क्या करेगा आगे? ये सवाल ऐड हो गया है। अब कोई ये नहीं कहता है कि आप कुछ कि वो क्या नहीं करेगा। पूछा जाता है 12th कर रहा है तो क्या करेगा? इंजीनियरिंग की तरफ जाएगा, डॉक्टरी करेगा, या कोई भी फील्ड आप चुनिए। कि साला इवन मूवी तक में दिखा रहे हैं कि धोनी पेपर देने के लिए भी, पिक्चर में दिखा रहे हैं कि वो लौंडा पेपर देने भी जा रहा है, 1.5 घंटे पेपर लिख रहा है। उसको ही मालूम पढ़ाई कीमत है। पता चला मैथ आती नहीं, क्रिकेटर बहुत बढ़िया है, बल्ला अल्लाह थमा दिया गया। तुम साले कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो कि 4 ओवर में 56 रन बनाने, प्रति ओवर कितना रन बनाना है तुमको। अंपायर से जाके पूछ रहे हो कि भाई साहब कितना बनाना है हमको। अब वो भी अंपायर न्यूजीलैंड का है, उससे पूछ भी नहीं पाओगे। और किनसे पूछोगे? जो बॉलिंग कर रहे हैं उनसे।
वो कहेंगे कि 8 रन प्रति ओवर, 8 बनाओ जीत जाओगे। तो वो 11 खिलाड़ी जो 11 के 14 जो अंदर बैठे हैं, बाकी का स्टाफ, वो मारेगा तुमको। तो पढ़ाई वहां भी है। जो आदमी कहता खेल में पढ़ाई की जरूरत नहीं, पढ़ाई की जरूरत है। कल को बिल्कुल बेकार हो जाओगे, जुआ खेलोगे, पता होना चाहिए 200 लगाया है तो 200 मिलेगा। पता चला जुआ खेलने बैठे हो, बोले हमें मालूम नहीं, बोले तुम 200 लगाओ, ये हमने 200 लगा, बोले तुम जीत गए, ले लो अपने 200 उठा लो। और कह रहे हैं सर हम खेल तो 2-3 घंटे से रहे, पैसा उतना ही है। अब वो उसमें क्या पूछ रहा है, क्यों इतनी देर से जुआ खेले, जुए में क्या होता, आदमी हारता ही कि नहीं, हारे? तो बोले नहीं, तो बोले जीत ही है फिर और क्या है। तो तुमको याद है कि नहीं, निर्मल सर ने बताया था कि नुकसान ना हो तो वो भी फायदा है। अबे साले किस रिस्पेक्ट में बताया था ये भी तो समझो। इसलिए पढ़ना जरूरी है, और कोई बात नहीं है सर। घर वालों के साथ जाओगे, कहीं पे कुछ सामान खरीद रहे होगे, फटाक से मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ रहे हो कि बता दोगे कितनी कैलकुलेशन हुई, इतने, तो माँ बाप कहेंगे चलो ठीक है बच्चे कुछ आता है। बने पोंगा बने खड़े हो, मम्मी पापा ये दिला दो, वो कह रहे हैं दिला देंगे, रुक जाओ। अब तक जिंदगी गुजारोगे भाई। अब मुझे बताओ इस सवाल में पहली चीज जो तुम्हें क्या नजर आती, क्या ये सब सेम पीरियड के एलिमेंट है? क्या हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डिफरेंस से सवाल कर सकते हैं क्योंकि एटम सेम है? अब सर क्या ये सवाल बॉन्ड लेंथ से हो सकता है? हाँ, लेकिन यहां एक चक्कर है। कौन सी चीज है जो मामला खराब करती है? रिपल्सन। क्या आपको इतना समझ में आना चाहिए कि लोन पेयर अगर है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन लगता है। नंबर ऑफ लोन पेयर यहां से यहां आने पर क्या मैं कहूंगा नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज कर रहा है, तो कौन सी चीज है जो और इंक्रीज कर जाएगी? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और बढ़ेगा सर। तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन जितना बढ़ता है, बॉन्ड की जो मजबूती है उतनी कम, यानी कि बॉन्ड जल्दी टूटता है, बॉन्ड एनर्जी कम लगती है। तो सबसे कम कहां होगी? फ्लोरीन में, फिर O2, फिर उससे ज्यादा N2 और फिर C2। C2 इन द सेंस कि बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं। क्लियर है मामला? अब सुनिए, यहां पे आप पागलपन में ये मत लगा दीजिएगा कि सर आपने तो बताया था कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, आज भी वही है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों अलग अलग टर्म है। बॉन्ड लेंथ दोनों एटम को रखा, उनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को नाप लिया, बात खत्म। बॉन्ड एनर्जी उनको रख के छोड़ दिया। अब देखा उनमें रिपल्सन लग रहा है तो वो एटम खिंच जाएंगे, और अगर खिंचेंगे तो उनको तोड़ना आसान हो। क्लियर है मामला? जितना पढ़ाया गया है उसको एक बार देखिए, और एक सवाल और करा रहे हैं, देखते हैं आपको कितना याद आता है। हटाएं इसको। अगला है सर O2 F2 Cl2 H2। इसका आंसर बताइए क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताना है आपको। है और कोई? यही रहेगा। और कोई? पेपर में आया हुआ सवाल है सर। बताना ही चाह रहे हैं कि हम सारे लोग, तीनों लोग जो पढ़ा रहे हैं आपको, उसमें टीचर हर बार आपसे जान लगा के एक समय ये बोलता है कि ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और आप इतने काबिल है कि आप उसी चीज को भूल के बाकी सब ध्यान रखते हैं। अब फिर कहते हैं कि साला हमको आता ही नहीं है। नहीं आता तुमको, ठीक नहीं आता है। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर तुम्हें ये सवाल करना है तो क्या तुम इनको देखोगे या तुम सबसे पहले
ये बना लोगे? बोलो भैया। अब मुझे एक बात बता दो, क्या मैंने लिखवाया है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी अपने आप ही ज्यादा होगी, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? O2 की। पहले तो इनको कर लो। अगली कहानी, कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या हम लोगों ने ग्राफ बनाया था ऐसे वाला? हाइड्रोजन के लिए वहां मैंने बॉन्ड लेंथ लिखवाई है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिखवाई है 434 किलोजूल पर मोल। बोलिए सर। और वहां बोला था कि H और H के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है, अरे भैया 1s ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रांग होती है। ये पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? क्या ये बोला था कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दुनिया में जितने भी प्योर सिंगल बॉन्ड है उन सबसे मजबूत होगा? तो सिंगल बॉन्ड में कौन ज्यादा होगा? H2। अब लड़ाई किसके बीच में बची? इनके बीच में। फिर वो रिपल्सन वाला चक्कर है, तो Cl2 का F2 से ज्यादा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो बना लीजिए और याद रखिएगा। इधर देखिए, H2 का मतलब A सिंगल बॉन्ड A वालों में सबसे ज्यादा, यानी जब भी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी H2 की सबसे ज्यादा होगी। हाँ भाई, डबल बॉन्ड से तो हार ही जाएगा ना, दो बॉन्ड तोड़ना और एक बॉन्ड तोड़ना है तो बात ही अलग। और रीजन इसका लिख लेना, ड्यू टू कौन सी ओवरलैपिंग? 1s ओवरलैपिंग। ड्यू टू 1s ओवरलैपिंग। अगले टर्न पर तीसरा पैरामीटर पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल। क्या पढ़ेंगे बेटा? बॉन्ड एंगल। आपके पास एनसीईआरटी में जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर बने हैं केमिकल बॉन्डिंग में, किसमें सर? केमिकल बॉन्डिंग में। उन स्ट्रक्चर्स में जहां जहां भी बॉन्ड एंगल लिखा गया है, ये बॉन्ड एंगल वाले स्ट्रक्चर आपको बना के लाने हैं और उनका एंगल लिख के लाना है। मुश्किल से 8 या 10 ही हैं, ज्यादा नहीं है। क्लियर है मामला? तो एनसीईआरटी में केमिकल बॉन्डिंग में जाएंगे, जहां भी कोई स्ट्रक्चर दिखेगा केमिकल बॉन्डिंग में और वहां एंगल अगर लिखा हुआ है तो वो स्ट्रक्चर बनाना है और वो एंगल लिख लेना है। क्लियर है मामला? इतना काम आपको करके लाना।